देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऊपर के जो इंफॉर्मेशन बॉक्स है उसमें पहले वाली वीडियोस को देख लें। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग के हैं उनका। उनमें आज जो हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो है रिसीट्स। देखिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट है आज का वो है रिसीट्स। इस वीडियो के जो पीडीएफ फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रिसीट होता क्या है, ये जो वीडियो है +1 कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहेगी। रिसीट होता क्या है, कुछ भी पैसा जो रिसीव किया जाता है उसे रिसीट कहते हैं। द मनी which is received by firm is called receipts। नॉर्मली जो रिसीट होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारे पास कैपिटल रिसीट्स और दूसरी होती है हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स। अब इनको अलग अलग से समझ लेते हैं। कैपिटल रिसीट क्या होती है और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जिसकी वजह से जो हमने फिक्स एसेट को सेल करके, ये किस क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसका रीजन हो सकता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट या एसेट को सेल करके जो पैसा रिसीव होगा वो हमारी कैपिटल रिसीट होगी। इसके अलावा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर कोई ओनर कैपिटल लगाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, वो भी हमारी कैपिटल रिसीट होगी। और हम कोई भी पैसा अमाउंट रिसीव करते हैं बाय वे ऑफ लोन, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन, ये भी हमारा कैपिटल रिसीट कहलाएगा। तो रिवेन्यू रिसीट क्या है और इनमें क्या फर्क है, इनको भी थोड़ा देर बाद जानेंगे। रिवेन्यू रिसीट क्या है। रिवेन्यू रिसीट में हमारे पास कोई भी मनी जो ऑब्टेन करें बाय सेल ऑफ गुड्स, मनी ऑब्टेन्ड बाय सेल ऑफ गुड्स, इसे हम रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। या फिर हमें कोई कमीशन एंड फी रिसीव्ड हुई हो फॉर सर्विस रेंडर्ड, जैसे गुड्स सेल की जाती है वैसे सर्विस रेंडर की जाती है, रेंडर मैंने प्रोवाइड करना। या फिर हमें कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो, अगर हमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हो ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है, ये जो रिसीट्स होती हैं रेवेन्यू रिसीट, वो रेगुलर नेचर की होती है और जो कैपिटल रिसीट होती है वो नॉन रेगुलर नेचर की हैं। ये रेगुलर नेचर की नहीं है, इररेगुलर भी कह सकते हो आप। अब ये कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का पता करना क्यों जरूरी है। ये कैपिटल रिसीट है और ये रेवेन्यू रिसीट है, इनका पता करना क्यों जरूरी है। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जो हमें एसेट को सेल करके या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से या फिर हमारे पास लोन की हेल्प से मिलता है। और रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जो हमारे पास गुड्स को सेल करने से या फिर कमीशन और फीस रिसीव करने से या फिर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट डिविडेंड जो सालाना मिलता है हमें, वो हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में डिफरेंस करना क्यों जरूरी है,
क्योंकि कैपिटल रिसीट जो होती है वो हमारे पास हमारी फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट में प्रेजेंट की जाती है, और जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट किए जाते हैं। ये रिसीट्स जो होती हैं ये नॉर्मली हम कैपिटल नेचर की हैं और ये रेवेन्यू नेचर की हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आज का रहेगा जो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? नाम से पता चल रहा है, काफी लंबा सा नाम है। एनी डिसबर्समेंट एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, यानी हमें कैश का खर्च करना और ट्रांसफर करना किसी प्रॉपर्टी को या फिर किसी लायबिलिटी को हमारे पास पे करना, या फिर किसी एसेट को एक्वायर करना, करने में लगने वाली जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है उन पर जो खर्चा लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक बार हम पहले लिख लेते हैं। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, और या तो हमने कैश का डिसबर्समेंट किया है, कैश लगाया है, या फिर हमने ट्रांसफर किया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, या फिर हमने इंकर किया है, इंक्रीज किया है, इंकरिंग अ लायबिलिटी। इसको समझ भी लेते हैं। और ये सभी चीजें किस पर्पज से हुई हैं? फॉर द एक्विजिशन एक्वायरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इसी को हमने एक्सपेंडिचर कहा है। तो थोड़ा समझ लेते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब हमारे पास देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम डिसबर्समेंट ऑफ कैश कर रहे हैं, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, या फिर हमारे पास इनकर कर रहे हैं कोई लायबिलिटी, यानी हम या तो कोई पैसा पे कर रहे हैं, या फिर हमने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, हमारे पास से कोई एसेट जो है चली गई है, हमारे पास से एसेट आ गई है, सॉरी, हमारे पास एसेट आ गई है, या फिर हमने कोई लायबिलिटी जो है रीपे कर दी है, खत्म कर दी है। इनमें जो इनमें से किसी भी जो काम हो रहा है वो उसका पर्पस क्या है? किसी एसेट को एक्वायर करना, यानी हमारे पास किसी एसेट को एक्वायर करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने में हमारे पास जो भी खर्चा लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेट एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप कोई एसेट परचेज करते हो। एसेट में आप मान लीजिए मशीन परचेज करते हो, या फिर आप कोई लैंड परचेज करते हो। इस लैंड को परचेज करने पर इसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, यानी पेपर वर्क जो है वो इसका जरूरी हो जाता है। विदाउट पेपर वर्क हमारे पास ये एसेट नहीं आ पाएगी। जो पेपर वर्क है वो मशीन की लैंड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास जो पेपर वर्क है वो लैंड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, बट जो हमारे पास इसमें जो इसको एक्वायर करने में ध्यान देने वाली बात यह है, हम क्या कर रहे हैं? लैंड को एक्वायर करने में जो कॉस्ट आ रही है हमारी, ये जो कॉस्ट आ रही है लैंड को एक्वायर करने में आ रही है, या फिर किसी गुड्स को या सर्विसेज को एक्वायर करने में आएगी, यानी उसका मालिकाना हक लेने में जो आएगी, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। मैं इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर एक टर्म आती है हमारे पास जिसको कहते हैं एक्सपेंसेस। उसको भी एक बार समझ लेते हैं। ये अलग सी टर्म है हमारे पास। देखिए ये एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर से कैसे अलग है? एक्सपेंसेस इज द cost cost incurred in producing and selling
द गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर दो वर्ड जो हैं हमारे लिए काफी खास होते हैं। यहां पर इन दोनों में क्या फर्क है बेसिक सा देखिए। अब यहां पर जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आर कॉस्ट ऑफ करंट इज करंट कैरिड, द कॉस्ट इंकर्ड, सॉरी यहाँ पर इंकर्ड लिखा नहीं, इन और को सी को दोनों को अलग अलग लिख दिया, मैं इकट्ठा कर देता हूँ। ये इंकर्ड वर्ड है यहाँ पर, इंकर्ड, इंकर्ड, मुझे खुद को कंफ्यूजन हो रही थी। अब देखिए ये क्या है, expenses in the cost of incurred the production and selling of goods यानी हमारे पास गुड्स की प्रोडक्शन करने में, गुड्स की प्रोडक्शन करने में एंड सेल करने में जो खर्चा लगता है, गुड्स को प्रोडक्शन, यहां पर किसी एसेट की बात नहीं की जा रही, यहां लैंड, लेबर, प्लांट, मशीनरी की बात नहीं की जा रही, यहां गुड्स की बात की जा रही है। गुड्स को प्रोडक्शन करने में और सेल करने में जो खर्चा लगता है, प्रोडक्शन करने के लिए हम वेजेस लगाते हैं, सैलरी भी देते हैं, हमारे पास सेल करने के लिए हो सकता है हम वैन चार्जेस दें, या फिर हमारे पास पैकेजिंग चार्जेस हो सकता है, एक्सेट्रा। इस तरह के छोटे खर्चे जो हैं इनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। और एक्सपेंडिचर क्या है? किसी एसेट को एक्वायर करने में, एक्वायर करने में, किसी एसेट को एक्वायर करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने में। मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल जब लेते हैं तो आप यहां पर ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन वैसे तो देखा जाए गुड्स को यहां पर एक्सपेंसेस में भी लिया जा सकता है। जब माल को एक्वायर कर रहे हैं, आपका जो बिलिंग वर्क रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो ये एक्सपेंडिचर फर्दर हमारे पास, जैसे हमारे पास रिसीट्स थी, उसी तरह एक्सपेंडिचर भी फर्दर दो टाइप के हैं हमारे पास। देखिए एक्सपेंडिचर जो है फर्दर दो टाइप के हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीन टाइप के कह सकते हो आपसे। पहला है, वैसे मेनली हम दो टाइप की बात कर रहे हैं, इस तीसरे टाइप की बात हम बाद में करेंगे। पहला है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा नॉर्मली रहता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम पहले इन दो को पढ़ेंगे अच्छे से। जब ये इन दो अच्छे से समझ आ जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस हम क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हमारे पास है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास यहां पर एक्वायर कर रहे हैं, तो क्या कहता है? एनी एक्सपेंडिचर, एनी एनी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन acquiring or increasing the value of fixed assets, उसी को हम क्या कहेंगे? is treated as कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे ही हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। यानी कोई भी एक्सपेंडिचर जो हमने फिक्स एसेट, यहां पर हमने दोनों बातें की थी, यानी हम यहां पर क्या कह रहे थे? गुड्स एंड सर्विसेज को भी, और यहां पर हमने कहा था गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हमारे पास कोई एसेट, या फिर हम कह सकते हैं एसेट को एक्वायर करने में जो खर्चा लग रहा है वो हमारा एक्सपेंडिचर है। अब जो एसेट को एक्वायर करने में खर्चा लग रहा है उसको हमने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने में खर्चा लगेगा उसको हम कह देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो किसी एसेट को हम एक्वायर करने में खर्च करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं अमाउंट स्पेंड,
जो हमने बिल्डिंग में बिल्डिंग को, प्लांट को, हो सकता है फर्नीचर को, एटसेट्रा, किसी भी चीज को हमने एक्वायर करने में खर्च किया है। ये जो है हमारे पास ऐसे जो खर्च होते हैं, जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं किए जाते, ये लंबे पीरियड के लिए हमें बेनिफिट देते हैं। सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड हेंस रिटर्न इन एसेट। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इन सभी खर्चों को हम एसेट कहते हैं। ये सारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे क्या क्रिएट करेंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है नॉर्मली क्या हमारी एसेट कहलाती हैं। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दूसरा पॉइंट है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप समझ आया होगा आपको। मैं दोबारा से बता देता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर विच एक्सपेंसेस विच इंकर्ड टू एक्वायर द एसेट, फिक्स एसेट, नॉर्मली फिक्स एसेट को एक्वायर करने में। और हमारे पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसी से एसेट आती है हमारे पास। यानी अगर आपने कोई एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लूज टूल्स, कुछ भी आपने खरीदा है जो आपकी एसेट है, तो वो जो खर्च किया है, जो पैसा आपकी तरफ से लगा है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा, लिख लेता हूं मैं एक बार, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, देखो, एनी एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट of which is received during one accounting period as revenue expenditure, उसी को हम क्या करेंगे, पीरियड ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। यानी ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट हमें पूरे साल खर्च में मिलेगा, ऐसे खर्चे को ही हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब यहां पर हमारे पास जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, गुड्स परचेज करने में हमने गुड्स परचेज की, उसको पूरे साल में हम जब सेल करेंगे उसके बाद पैसा कमाएंगे, तो इसका जो बेनिफिट है वो पूरे साल उठाएंगे। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है सैलरीज, सैलरीज हमें पैसा देना हो, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह से देखा जाए ये ही हमारे क्या है, एक्सपेंसेस ही हैं। ठीक है, सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, ये ऐसे खर्चे हमारी अर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। अब देखो, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आप बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीद लेते हो, तो मशीनरी खरीदने से पहले आप कम प्रोडक्शन कर रहे थे, मान लीजिए पहले आप 1000 प्रोडक्शन कर रहे थे, अगर आप मशीनरी परचेज करोगे तो आप 2000 प्रोडक्शन करोगे, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी बट मेंटेन प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग को आप व्हाइट वॉश कराते हो, यानी पेंट करवाते हो, तो उस बिल्डिंग की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, बट बिल्डिंग में स्टोरेज कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं बिल्डिंग में व्हाइट वॉश कराना हमारी बिल्डिंग की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देगा? नहीं। तो बिल्डिंग को व्हाइट वॉश कराना हमारी एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और बिल्डिंग को बनाना हमारे लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। अब इन दोनों में थोड़ा सा और डिफरेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम डिस्टिंक्ट कर लेते हैं। क्या क्या डिस्टिंक्शन है दोनों में, देखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड
फॉर एक हमारे पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहां पर हम कैपिटल की बात कर लेते हैं, यहां पर हम रिवेन्यू की बात कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो एक्वायरिंग करने के लिए किया जाता है, एक्वायरिंग और इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट को परचेज करने में किया जाता है। बट हमारे पास जो रिवेन्यू नेचर की है वो इंकर किया जाता है डे टू डे रनिंग बिजनेस के लिए। ये जो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस है। ये यानी रोजमर्रा में होने वाले खर्चों को हम रेवेन्यू नेचर का कहते हैं। इसके अलावा और क्या खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, यानी प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करता है। आप इसको अर्निंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं। बट हमारे रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा होता है वो मेंटेन करता है, जिससे जैसे आप टाइम टू टाइम मशीन की जो मरम्मत कराते रहते हैं, उससे होता क्या है, आपकी मशीन जो है ठीक रहेगी, ज्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगी, आपको कैपिटल नेचर के खर्चे नहीं करने पड़ेंगे बार बार। इसके अलावा और क्या अंतर हो सकता है, देखिए। थर्ड, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर जो होता है नॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर आर इंकर्ड, इंकर्ड का मतलब होना, इंकर्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, हम 1 साल से ज्यादा के लिए करते हैं। बट रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर जो होते हैं ओनली फॉर करंट ईयर के लिए ही की जाते हैं। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो राइट ऑफ होते रहते हैं हमारे पास टाइम टू टाइम, जो हमारे पास या कह सकते हो डेप्रिसिएशन लगता है। इसके अलावा आप ये कर लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन बैलेंस शीट, हम इनको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बट जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं आप उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको समझ आया होगा। इनके अलावा जैसे हमने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों समझने के बाद हम करेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है भविष्य में। ऐसे कोई भी भुगतान जिसको हम भविष्य में करते होते हैं उसको नॉर्मली डेफर्ड बोला जाता है। बट यहां पर इसका जो रिलेशन है वो किसी भुगतान से नहीं है, हम कर रहे हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? काफी बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं बट हमें उन्हें कैपिटल नेचर के लिए ट्रीट करना पड़ता है। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है? रेवेन्यू नेचर का मतलब यह है कि वो हमारे जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते, नॉर्मली हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करेंगे। ऐसे खर्चे हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा ये रेवेन्यू नेचर का है। बट ये जो बेनिफिट है हमें कैपिटल एसेट की तरह देंगे, यानी डेफर्ड रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसमें दोनों के ही गुण हैं, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी गुण हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी गुण हैं। तो हमने इसको एक अलग कैटेगरी बना दिया जिसमें कहा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एडवर्टीजमेंट करते हो, आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप अगर एडवर्टाइजमेंट करते हो, एडवर्टाइजमेंट आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाती। नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाती। अब ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाती तो इसका जो बेनिफिट होता है, बेनिफिट इज रिसीव्ड फॉर मोर देन
1 ईयर, हमें 1 साल से ज्यादा लंबे टाइम इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आज आप टुडे अगर आज आप ऐड करते हैं तो हो ऐसा तो नहीं है कि ऐड देखते ही जो ग्राहक है आपके पास भागा चला आएगा। हो सकता है उसकी जरूरत नहीं है आज और जरूरत 2 साल बाद पड़ेगी, तो आपकी ऐड को याद करता है तो और उस समय आता है जब उसको जरूरत रहती है। तो उस ऐड का जो बेनिफिट है 1 साल नहीं हुआ, उसके बाद भी चलता रहा। हमें बहुत सारी बचपन की एड्स आज तक आपको याद होंगी। हो सकता है आप बजाज चेतक की ऐड है, जैसे बहुत सारी ऐड है जो आपको आज तक याद होती होगी। पैंथर की ऐड होती थी बहुत पहले, हमें गाना होता था पैंथर पैंथर, या निरमा की ऐड आती है, उसमें भी एक सॉन्ग है। तो ऐसी एड्स हमें आज तक याद है। जब हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वर्लपूल बड़ा याद आता है हमें। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऐड है वो एक दिन में बेनिफिट नहीं देती, बट उससे ज्यादा लंबे टाइम में बेनिफिट देती है। और इस वजह से हमने इसको कैटेगरी को बनाया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम इसे खर्चों की तरह, हम इसे कैपिटल की तरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में जैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। और जैसे रेवेन्यू नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको हर साल थोड़ा थोड़ा चार्ज भी करते जाते हैं। इन दोनों बातों को मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? दीज आर सर्टन expenditures which are revenue in nature। नेचर में क्या है? ये रेवेन्यू है, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी derived over a number of years। बट जो इनका बेनिफिट होगा वो काफी टाइम के बाद भी रिसीव होता रहेगा, जैसे 7 से 8 साल। ऐसे को हम क्या कहेंगे? इस तरह के खर्चे को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आप यहां पर एक खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट का आपने खर्च किया 1 लाख रुपया। आप ये मानते हैं, इट इज योर अजम्पशन, आप ये मानते हैं ये जो 1 लाख का खर्चा है आपको बेनिफिट 4 साल के लिए देगा, 4 ईयर्स के लिए देगा। अगर ये 4 ईयर्स का देगा तो ये खर्च सिर्फ 1 ईयर का नहीं है, ये 4 ईयर्स में डिवाइड किया जाएगा। तो ये हमारे पास हर साल 25-25 हजार का ये बेनिफिट आपको देगा। तो जब आप पहले साल आप इसको दिखाते हैं तो पहले साल करते हैं कि हमने टोटल खर्चा किया 1 लाख रुपए का, जिसमें से 25 हजार का जो बेनिफिट आपने ले लिया है आप उसको एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। और जो 75 हजार रुपए का, यानी आपने 75,000 रुपीज का बेनिफिट अभी टू बी टेकन इन अपकमिंग ईयर्स, आप इसको नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपने ये बेनिफिट रिसीव करना है। तो आप ये 75,000 को अपनी एसेट दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि आपने रिसीव करना है, आपके लिए अभी तक रिसीव नहीं किया है। इस प्रकार से आप इसको एसेट दिखाएंगे। तो ये हमारी आज की थोड़ी टर्म्स थी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और चैनल में बने रहें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।